हो गया सर। यस सर, ओके, हो गया सर। ठीक है सर। चलो, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा, तो फिर बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट्स क्लास हम लोग पढ़ते क्या है सर, हम लोग इस पर्टिकुलर अकाउंट्स में अकाउंट्स का जो बैकग्राउंड है उसको सीखते हैं, है ना। आई होप आप लोगों को पता है, मैम के क्लास में आप लोग एडवांस प्रैक्टिकल टॉपिक सीखते हो, और इस पर्टिकुलर बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के क्लास में आप लोग जो बेसिकली अकाउंट्स का जिसको सो कॉल्ड थ्योरी कहा जाता है ना। सो कॉल्ड थ्योरी मतलब लोग ऐसे ही कहते हैं सर थ्योरी पार्ट ऑफ अकाउंट्स, बट उसको हम लोग थ्योरेटिकली नहीं, हम लोग उसका मतलब समझते हैं कि थ्योरी तो है, ऑब्वियसली हर चीज का थ्योरी एंड प्रैक्टिकल होता है। कौन सा चीज नहीं है दुनिया में जिसका थ्योरी और प्रैक्टिकल नहीं है। सर आप लोग बता सकते हो कि थ्योरी पहले कि प्रैक्टिकल पहले? हाँ सर, पहले थ्योरी, प्रैक्टिकल। पहले थ्योरी प्रैक्टिकल, तब प्रैक्टिकल। पहले थ्योरी बाद में प्रैक्टिकल। हाँ सर, यस सर। सबको यही लगता है, या पहले प्रैक्टिकल बाद में थ्योरी? क्या लगता है, तो पहले उस बोलो। चीज के बारे में जान लेंगे, उसके बाद ही ना काम करेंगे। पहले चीजों के बारे में जान लेंगे उसके बाद ही ना काम करेंगे। बट सर थ्योरी बनाने के लिए प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस होना भी तो जरूरी है। हाँ सर, मतलब आप लोग बात समझ रहे हो। इट्स काइंड ऑफ ऐसा बात सर, क्या बताऊं आपको, जैसे आप लोग एरोप्लेन का थ्योरी जानते हो। ये जो आज के डेट में जो एरोप्लेन जो बनाते हैं, मतलब कौन बनाया सर ये जो मॉडर्न डे एरोप्लेन है, हवाई जहाज। हाँ सर, हम लोग हिंदी में बोलते थे उड़ान खटोला। पुराने जमाने में, आज से कम 10,000 या 5,000 ईयर्स बैक, रामायण में उड़ान खटोला का जिक्र किया गया। आज से 5 to 6,000 ईयर्स बैक, वहाँ पर रामायण तो आज का नहीं है सर, बहुत पुराना है। वहाँ पर भी बोला गया था कि वो रावण ने जब सीता मैया को चुरा के लेके गया था, तो उस टाइम पे उड़ान खटोला पे लेके गया था। तो ठीक है सर, कोई कोई किसी को लगता है कि माइथोलॉजी है, बट मेरे को लगता है कि नहीं, इट्स नॉट माइथोलॉजी। मेरा पर्सनल फीलिंग ऐसा है कि उन दिनों साइंस काफ़ी डेवलप था। ये मेरा पर्सनल फीलिंग है, जो भी हो। लेकिन सर मॉडर्न डे में अगर हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये जो मॉडर्न डे फ्लाइट आया है, ये कौन बनाया सर? विल्बर राइट एंड ऑरवेल राइट, नाम सुने होगी, राइट ब्रदर्स। हाँ सर, सुने होंगे नाम। अरे सुने कि नहीं सुने? मॉडर्न डे जो हम लोग एरोप्लेन के बारे में जानते हैं, इनका जो टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, किन्होंने किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ना। किसी ने नहीं सुना नाम, या फिर मैंने ही सुना अकेला? हाँ सर, सृजिता, नताशा, किसी ने नहीं सुना आप लोगों ने? मन्नान, विश्वजीत, बोलो राइट ब्रदर्स के बारे में। नहीं? Yes sir, the first people to fly the plane, जिन्होंने वॉकिंग मॉडल बनाया था पहली बार। यस सर, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को भी पता होगा ना। तो एग्जैक्टली वो जो मॉडल उन्होंने रेडी किया था, ये मॉडल उनको कहीं से मिला था। मतलब बेसिकली वो एक पेपर्स में उसके बारे में था। एक मूवी है, आप लोग देख सकते हो, वहाँ पर ना इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा। एक हॉलीवुड मूवी है जैकी चैन का। जैकी चैन को जानते होंगे, फेमस चाइनीज एक्टर जैकी, हाँ जैकी चैन। यस सर। तो उनका एक मूवी है, मूवी का नाम है सर अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। देखा किसी ने? ऑस्कर मूवी है सर। ठीक है, मूवी को ऑस्कर भी मिला, ऑलमोस्ट 9 डिपार्टमेंट में ऑस्कर मिला था मूवी को। बहुत पुराना नहीं है, 2010 के आसपास का होगा, मुझे एग्जैक्ट डेट याद, ईयर याद नहीं है। उस पर्टिकुलर मूवी में भी राइट ब्रदर्स का ये एरोप्लेन बनाने वाला कहानी बताया गया है। तो जो भी हो, मेरा कहने का मतलब एकदम सिंपल है। इवन इंडिया में भी राइट ब्रदर्स से पहले, मतलब राइट ब्रदर्स से पहले इंडिया में भी मॉडर्न डे में एरोप्लेन बनाने का कॉन्सेप्ट बनाया गया था। आप लोग एक मूवी है, उसमें आप देख सकते हो, महाराष्ट्र में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बिकॉज उतना मतलब पॉपुलरली उनके बारे में पढ़ा नहीं गया, बट सर है, इसके बारे में भी बताया गया है। ये आप एक मूवी है, मूवी के बारे में बताता हूँ सर आपको, हवाईजादे। इट्स अ हिंदी मूवी, आयुष्मान खुराना और मिठुन चक्रवर्ती का मूवी है, देखना सर, बहुत अच्छा मूवी है। बाल गंगाधर तिलक ने भी उनको बहुत सपोर्ट करता था। तो सर मेरा कहने का मतलब यही है कि प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, ये दोनों बड़ा कनेक्टेड है। कौन पहले है इसको लेके जितना भी डिबेट करो, डिबेट खत्म नहीं होगा।
बट सर प्रैक्टिकल भी देखना जरूरी है और उसके बेसिस में उसको थ्योरी में कन्वर्ट करना भी जरूरी है, बिकॉज जब तक आप उसको थ्योरी में कन्वर्ट नहीं करते हो तो उस नॉलेज का सोर्स नहीं बनता। और जो फर्दर कोई भी इंसान उस पर्टिकुलर सोर्स को देखता है ना, तो उसके माइंड में एक चीज डिस्कवर करता है कि अच्छा ये मैटर है, तो फिर हमें कुछ करना चाहिए। इट्स लाइक जैसे कोपरनिकस ने बोला था कि भाई जो सन है उसके अराउंड में जो अर्थ है या फिर सोलर सिस्टम के ऊपर डिपेंड करके अर्थ ऑर्बिट करता है, लेकिन ये उन्होंने प्रूव नहीं कर पाया था। लेकिन इसी थ्योरी के बेसिस पे गैलीलियो गैलीली ने, जब उन्होंने क्या बोलते हैं सर, बायनोकुलर, जिसको हम लोग दूरबीन बोलते हैं, दूरबीन बनाया, तब उन्होंने देखा कि भाई समुद्र किनारे खड़ा होके जब भी कोई बोट देख रहे या नौका जिसको हम लोग बोलते हैं या जहाज जो भी बोलो, बोट एक टाइम के बाद दिखाई नहीं दे रहा है, तो व्हाट इज द रीजन? तो इसका मतलब दुनिया गोल है। तो एग्जैक्टली मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि प्रैक्टिकल भी चाहिए, थ्योरी भी चाहिए, बिकॉज थ्योरी से ही प्रैक्टिकल का जन्म होता है और न्यू प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे न्यू थ्योरी का जन्म होता है। आप लोग बात समझ रहे हो सब? हाँ, जैसे इवन रिसेंट ट्रेंड में आप कोविड को ही देख लो। कोविड हुआ, पुराना थ्योरी को बार बार देखा जा रहा है कि इससे पहले कि ऐसा कब कब हुआ था कि वायरस फैला था और उस टाइम पे क्या किया गया था। तो सम हैव, मतलब सम पर्सन्स हैव, सम साइंटिस्ट हैव प्रैक्टिकल नॉलेज, एंड कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं, प्रैक्टिकल तो जो है बट उसमें एक न्यू थ्योरी भी ऐड होना चाहिए कि ये कोविड का कैरेक्टर अलग है। तो उस कैरेक्टर को थ्योरी में बनाया गया और फिर उसके बेसिस में वैक्सीन का जो डोज है उसको बनाया गया। इसलिए ऐसा नहीं कि आज कोरोना हुआ और कल वैक्सीन आ गया, 1 साल से भी ज्यादा टाइम लगा कोरोना का वैक्सीन आने में। तो अभी भी श्योरिटी नहीं है, अब न्यू न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो उसके साथ क्या किया जाए, अगेन फिर से थ्योरी में झांका जाएगा और वो थ्योरी प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड करके बनाया गया, फिर से न्यू थ्योरी, फिर से न्यू प्रैक्टिकल। आप समझ रहे हो सर? थ्योरी प्रैक्टिकल कनेक्टेड पॉइंट है, एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है, एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। तो ऐसा नहीं कि थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, प्रैक्टिकल थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसा माइंड सेटअप नहीं होना चाहिए। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसी इंपॉर्टेंस के लिए आपको मैं इतना सारा कहानी सुबह से समझा रहा हूँ। हाँ, पता नहीं सर आप लोग बोर हो गए होंगे, कभी एरोप्लेन का थ्योरी, कभी कोविड का थ्योरी, हाँ, कभी इंडियन एरोप्लेन का थ्योरी। हाँ, देखना सर मूवीज वगैरह, कुछ कुछ अच्छा मूवीज बताया मैंने। ओके सर, चलो कहानी छोड़ो और चलो कॉन्सेप्ट में बात करते हैं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशंस का जो एरिया है, प्रिंसिपल्स, हाँ, उसमें हम लोग काफी सारा पॉइंट भी डिस्कस कर चुके थे और कुछ पॉइंट्स अभी भी बाकी हैं। तो वो बाकी जो भी है वो भी इम्पोर्टेंट है, सभी कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि गोइंग कंसर्न, फिर आपका मैचिंग, शायद लास्ट क्लास में हुआ था ना सर, मैचिंग कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में हुआ था, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। यस सर। हाँ सर, एक्रूअल, मैचिंग, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर गोइंग कंसर्न पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका क्या है, और गोइंग कंसर्न के साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, लाइक हम लोग कॉस्ट कॉन्सेप्ट, वेरी गुड सर, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कुछ वाइटल कॉन्सेप्ट है आज भी। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ और आप भी समझने का कोशिश भी करो, और कोशिश करो दिल से समझने का कि भाई क्या है ये अकाउंटेंसी, और ऐसा क्या कॉन्सेप्ट के बेसिस में, ऐसा क्या प्रिंसिपल के बेसिस में अकाउंटेंसी को बनाया गया है। ठीक है, ओके सर, आपने बताया हमने सुना। ओके सर, आप लोग तो सुनते हो, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, लेकिन अभी आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, स्क्रीन शेयर है सर? यस सर। ओके, ठीक है, चलो। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस में हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हम लोग प्रिंसिपल, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं। हाँ सर, इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं, और उस इंटरचेंजेबली यूज करने के पीछे का कुछ रीजंस भी है कि क्यों इंटरचेंजेबली हम लोग यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कन्वेंशंस एंड कॉन्सेप्ट को। उसके पीछे रीजंस कुछ ऐसा है कि अल्टीमेटली मतलब तीनों कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स को एक ही तरह से बनाया गया, उसके ऊपर डिपेंड कॉन्सेप्ट, जैसे ये बेसिकली क्या है सर, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन है, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं हम लोग। इवन नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। और आप देख सकते हो हम लोगों ने एंटिटी कॉन्सेप्ट समझ लिया है, मनी मेजरमेंट, यस सर,
डन, पीरियडिसिटी, एक्रूअल, मैचिंग भी हो गया था ना सर? मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया था लास्ट क्लास में? यस ओके तो फिर आज कोशिश करेंगे सर, आज का कोशिश रहेगा गोइंग कंसर्न, कॉस्ट, रियलाइजेशन, डुअल एस्पेक्ट, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, म्यूचुअलिटी। अच्छा चलो देखते हैं। जल्दबाजी करके फायदा नहीं है ना? जल्दबाजी करके फायदा नहीं है। जल्दी का काम शैतान का होता है। हम लोग शैतान नहीं बनेंगे सर, हम लोग सीखेंगे, कोशिश करके सीखेंगे कि क्या है ये सब कॉन्सेप्ट। तो अगर आप लोगों को याद होगा मैचिंग कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था। हाँ सर, कि जो कुछ भी खर्चा होगा उसके हिसाब से मैचिंग होना जरूरी है। बाइंग सेलिंग के साथ मैचिंग करना बहुत जरूरी है। इवन आपने बाई किया, सेल किया, सपोज आपने मार्केट में क्रेडिट में सेल किया, क्रेडिट में परचेस किया, तो उसके साथ मैच होना जरूरी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग था ये वाला मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी ख्याल किया होगा, अगर बाद में घर में थोड़ा सा भी रिविजन किया होगा, तो आई होप कि आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड जरूर हुआ होगा। बिकॉज आप लोग आगे जितना भी चैप्टर्स करोगे ना, दीज ऑल आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। चाहे आप पार्टनरशिप कर लो, चाहे आप कंपनी अकाउंट्स बना लो, चाहे आप फाइनल अकाउंट्स बना लो, व्हाटएवर, जो भी अकाउंटेंसी का मतलब एडवांस लेवल चैप्टर आप करोगे ना, आगे आगे आपको अकाउंटेंसी में है क्या, यही सब तो है। ठीक है, जितना भी आगे आगे जाओगे, फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, फाइनल लेवल, आपको धीरे धीरे मतलब बिजनेस वाइज आपको अकाउंट्स करना पड़ता है। ठीक है, बिजनेस के बेसिस में, बिजनेस का कैरेक्टर अलग होगा। जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का बिजनेस आएगा, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का फाइनल अकाउंट्स आएगा। ठीक है, फिर आपके सामने पार्टनरशिप बिजनेस आएगा। ठीक है, फिर आपके सामने कंपनी बिजनेस आएगा, जॉइंट वेंचर आएगा, बहुत सारे मतलब जितना तरह बिजनेस मॉडल हो सकता है सभी का अकाउंट्स मेंटेन होता है। और मतलब इम्पोर्टेंट मैटर ये है सर कि चाहे अकाउंट्स का तरीका अलग हो सकता है, मतलब टेक्निक अलग हो सकता है, बट रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स में कोई चेंजेस नहीं आता। ठीक है, रूल्स रेगुलेशन एंड प्रिंसिपल्स में चेंजेस नहीं आता, टेक्निक बदल जाता है कि भाई हाँ एनपीओ के लिए कुछ स्पेशल मैटर होते हैं, प्रॉफिटेबल फाइनल अकाउंट्स जो सोल प्रोप्राइटरशिप का कुछ अलग होता है, पार्टनरशिप बिजनेस का अपना रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कंपनी बिजनेस का अपना रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। उसी की बेसिस में हम लोग पूरा का पूरा ये जो अकाउंटिंग सिनेरियो है फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल लेवल में सीखते हैं, सारा का सारा हम लोग एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स के बेसिस में सीखते हैं। ऐसे ही नहीं कि मन मर्जी सीख लिए, नहीं सर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो इंडिया का हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्निंग बॉडी है, ICAI, ठीक है, इवन ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है, और साथ में इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाते हैं। मैं आपको स्टैंडर्ड्स के बारे में भी बताऊंगा, आई होप कि नेक्स्ट क्लास या उसके बाद में आपको जरूर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चर्चा करूंगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिलीज करते हैं, मतलब बेसिकली यूज करने के लिए अकाउंटेंट वगैरह को, कंपनी को बताते हैं कि भाई आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करो, आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करो, आप अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करो। अब ऐसे ही नहीं, मतलब जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेसिकली दे ऑल आर गवर्नमेंट का एक एक विंग है बेसिकली। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरफ ICAI को बना के रखा है ताकि इंडिया में जो अकाउंटिंग एरिया है वो प्रॉपरली मेंटेन हो सके। ठीक है, तो इसी कारण से ये लोग स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज वगैरह बिल्ड करते हैं, और उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बिजनेस को चलना पड़ता है। ओके, हेलो, हाँ साक्षी बोलो। हेलो साक्षी, आवाज है मेरा? आई होप साक्षी को आवाज है। ठीक है सर, तो चलो सर, मैं आज जो न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ उसके बारे में बात स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा कॉन्सेप्ट है सर, क्या है आज? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सर ये कॉन्सेप्ट बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है। सर क्यों? आप हर कॉन्सेप्ट को तो वाइटल ही बोलते हो। सर कौन सा चीज वाइटल नहीं है? हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट वाइटल नहीं है, आप बताओ। हाँ, एक पार्ट बता दो सर, ये पार्ट ऑफ द बॉडी वाइटल नहीं है। दो हाथ है, एक हाथ छीन लेगा तो फिर अच्छा लगेगा क्या? दो पैर है, एक पैर छीन लेगा तो क्या अच्छा लगेगा? हाँ, नाक में दो छेद है, एक छेद बंद हो जाए तो कैसा लगता है? हाँ सर, दो कान है, एक कान बंद हो जाए तो हाउ हाउ विल यू फील? आप समझ सकते हो? हर एक चीज को इम्पोर्टेंट क्यों बोल देता हूँ, तो ऑब्वियसली जैसे हमारे बॉडी का एक एक पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली
अकाउंटेंसी में भी जो भी कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स बना हुआ है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एज पर नीड, जहां जिसको जरूरी है उसको वहां पर यूज करना, मतलब यूज किया जाता है, तो फिर इम्पोर्टेंट तो है सर। हाँ सर, गोइंग कंसर्न इम्पोर्टेंट इसलिए है, इसका एक अपना स्पेशलिटीज है। इसका स्पेशलिटी क्या है कि बिजनेस हमेशा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड होता है। मतलब ऐसा नहीं कि बिजनेस आज चालू होता है और कल बंद हो जाएगा। बिजनेस बंद करने के लिए कोई बिजनेस को स्टार्ट नहीं करता। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ठीक है। मतलब हर कोई, चाहे दुनिया में कोई भी हो, वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं यही फीलिंग के साथ कि भाई मेरा बिजनेस गोइंग कंसर्न रहेगा। मतलब और बिजनेस गोइंग कंसर्न कब रहेगा सर? एक सिंपल कॉमन सेंस बता सकते हो आप लोग मुझे कि एक बिजनेस को गोइंग कंसर्न रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बोलो सर। इकोनॉमिक्स है। गोइंग कंसर्न बिजनेस को रखने के लिए सबसे वाइटल क्या है? आप लोग इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक पढ़ Profit. चुके हो। हाँ बोलो। यस सर। आपका जो रेवेन्यू है बिजनेस का, ये रेवेन्यू मस्ट बी ग्रेटर देन, क्या है सर? रेवेन्यू मस्ट बी बेटर देन Cost. कॉस्ट। वेरी गुड सर। अगर आपका रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा होगा तो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल रहेगा, है ना। ऐसा बिजनेस कौन करना चाहेगा सर जहां पर खर्चा ज्यादा, मतलब कॉस्ट ज्यादा एंड रेवेन्यू कम? ऐसा बिजनेस कोई करना पसंद नहीं करेगा सर। कुछ सालों तक चल सकता है बट लगातार नहीं। बट सर लगातार नहीं। जैसे जोमेटो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, मार्केट में आया है, आप लोग जानते हो। बट जोमेटो सर अभी भी लॉस मेकिंग बिजनेस है। ऐसे जोमेटो लिस्टेड हुआ जबरदस्त दाम पे, मतलब 75 रुपीज में आया था और अभी डबल हो गया है सर जस्ट 3-4 दिनों में, आप देख सकते हो। हाँ सर, ये जोमेटो का शेयर का प्राइस है 75-6 में आके विद इन 1 वीक, विद इन वन वीक इसका स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अब मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, बट जोमेटो एक लॉस मेकिंग कंपनी है करेंटली। मतलब जोमेटो लॉस मेकिंग क्यों है? बिकॉज जोमेटो का अभी भी प्रॉफिट आया नहीं है। बट सर जोमेटो का प्रॉफिट बहुत हाई फाई है। जोमेटो का, सॉरी प्रॉफिट बोल रहे सर, वैल्यूएशन। जोमेटो का वैल्यूएशन बहुत हाई फाई है। मतलब ये बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा आया है, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है, बिजनेस का वैल्यूएशन बढ़ता है। क्या बढ़ता है सर? वैल्यूएशन बढ़ता है। अगर आप जोमेटो का, ये देखो सर, मैं जस्ट एक समरी निकाला जोमेटो का, आप देख सकते हो। ये जोमेटो का क्या है, दिस इज जस्ट अ, मतलब बिजनेस का डेटा है, आप देख सकते हो। लॉस फॉर द पीरियड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो सर, देखो Yes. सर, फिजिकल Yes, sir. 18, 19, 20 and 9 month period ended December 2020. Just look here. फिजिकल 2018 के टाइम पे, फिजिकल मतलब फाइनेंशियल ईयर 2018 में 106 करोड़ का लॉस था। फिर यही लॉस 19 में आके 1010 करोड़ का हो गया, 1010। 20 में यही बिजनेस 2385 करोड़ का लॉस में था। 2020 के दिसंबर एंड के लास्ट जो डेटा है उसमें इनका लॉस 682 करोड़ का रहा है। सब ब्रैकेट में है। इसलिए क्या सर बिजनेस प्रॉफिट नहीं करेगा? सर करेगा। लेकिन सर एक लॉस मेकिंग, लॉस बिजनेस पे लोग इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहा है? बिकॉज सर बिजनेस का वैल्यूएशन के कारण। ये बिजनेस का ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ का वैल्यूएशन आया है। इतना ज्यादा लोगों ने बिजनेस पे कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो इसका वैल्यूएशन डे बाय डे बढ़ रहा है। और ये शेयर मार्केट में आने के बाद इसका वैल्यूएशन तो और बढ़ चुका है। तो ये रीजन है, मतलब इसका फ्यूचर को देख के लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो दिस इज नॉट अ वैल्यूएबल कंपनी करेंटली, बट दिस इज अ ग्रोथ कंपनी। दिस इज अ ग्रोथ कंपनी। तो इसका ग्रोथ को देखते हुए लोगों ने बिजनेस पे इन्वेस्ट किया और तभी 75 का शेयर्स 133 विद इन 1 वीक हुआ, डबल। तो दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये फीलिंग जो है ये किस कॉन्सेप्ट के कारण आया है? ऑब्वियसली गोइंग कंसर्न के कारण आया है, कि सबको यही लग रहा है कि भाई बिजनेस लॉस मेकिंग है बट ये बिजनेस गोइंग कंसर्न है, मतलब ग्रोथ तो रहेगा बिजनेस पे। चलो सर, थोड़ा अकाउंटिंग के भाषा में सीखते हैं। हाँ सर, आम आदमी की भाषा तो बहुत अच्छा लगता है, बट अकाउंट्स का भी अपना भाषा होता है, तो उसी लैंग्वेज में सीखने का कोशिश करते हैं। Financial statements are normally prepared on the assumption that an enterprise is a going concern and will continue in operation for the foreseeable future. Hence, it is assumed that the enterprise has neither the intention nor the need to liquidate or curtail materially the scale of its operations. कोई भी बिजनेस इस पर्टिकुलर एजम्पशंस के साथ चलता ही नहीं है कि वो बिजनेस को आगे जाके लिक्विडेट कर देगा। लिक्विडेट करना मतलब बंद करना, या कर्टल मेटेरियलिटी ऑफ द स्केल ऑफ ऑपरेशंस, मतलब अपना बिजनेस का ऑपरेशंस को क्लोज करने का कोई भी बिजनेस सोचता नहीं है।
इस पर्टिकुलर सोच के साथ कोई भी बिजनेस आना ही नहीं चाहता। जैसे एक बिजनेस के बारे में मैं आपको और एक बार बात करता हूँ। और क्या बिजनेस के बारे में बात करूँ आपसे, जस्ट अ सेकंड सर। जेट एयरवेज के बारे में सुने हो सर आप लोग? हाँ सर, Yes. जेट एयरवेज चढ़े भी होंगे कोई कोई। हाँ सर, जेट एयरवेज एक एयरवेज मतलब फ्लाइट कंपनी है ना सर, जो पैसेंजर एयर ट्रैफिक मतलब बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, पैसेंजर ट्रैफिक के ऊपर काम करते हैं। लाइक इंडिगो, लाइक क्या बोलते हैं सिंगापुर एयरलाइंस, ठीक है, लाइक एयर एशिया, इस तरह का जो भी कंपनीज है। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक का कॉन्सेप्ट देखोगे, जेट एयरवेज, इसका करंट ऑपरेशन बंद है सर, इसका बिजनेस अभी नहीं चल रहा है आजकल। आपको अभी तक मतलब लास्ट टू ईयर्स हो गया ऑलमोस्ट, जेट एयरवेज ने अपना ऑपरेशंस बंद करके रखा है। सर क्यों सर? सर बिकॉज इसके बिजनेस में काफी प्रॉब्लम आया है और बिजनेस लॉस मेकिंग सिनेरियो में है, बिजनेस लॉस मेकिंग सिनेरियो में है। दैट इज द रीजन कि अभी भी इसका बिजनेस बंद है सर, अभी भी इसका बिजनेस बंद है, मतलब ऑपरेशन बंद है। सर कैसे पता आपको? जस्ट देखो सर, ये बिजनेस का फाइनेंशियल डेटा मैंने निकाला फिर से। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर बिजनेस का नेट इनकम? हेलो, क्या दिखाई दे रहा है सर? ये देखो, Yes, sir. Yes, sir. 18 का, Yes, sir. 19 का, 20 का, 21 का 636 करोड़ का लॉस 18 में था, फिर 5,500 का लॉस हो गया, सब माइनस में है, दिख रहे हैं ऊपर। फिर 2841 का, फिर अभी रिसेंटली इसका लॉस थोड़ा कम इसलिए हुआ है, ऑब्वियसली बिजनेस में थोड़ा रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ एसेट्स वगैरह, लायबिलिटी वगैरह रीपे किया है, तो बिजनेस अपने आप को फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। तो कोशिश जारी है, जेट एयरवेज फिर से मार्केट में आ सकता है, इसलिए देखो इसका शेयर अभी भी मार्केट में है और इसका शेयर में अभी उतना वाला वो जान नहीं है, बट अभी भी बिजनेस फिर से चालू होने का चांसेस पूरा का पूरा है। नरेश गोयल का कंपनी है, मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन है और वो फिर से बिजनेस को चालू कर सकते हैं। दैट इज पॉइंट एकदम सिंपल बता रहा हूँ सर, कि ये अपना ऑपरेशंस को करेंटली बंद करके रखा है। तो अगर जेट एयरवेज में अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इसका गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम है। जेट एयरवेज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका अभी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है, इसी को लेके डाउट क्रिएट है और ड्यू टू दैट रीजन अभी इस बिजनेस में वो वाला बात नहीं है। इवन अगर आप शेयर के ऊपर देखो, जस्ट इसका शेयर ओवरव्यू देखो लास्ट 1 ईयर में, आप देख सकते हो इसका शेयर में कभी ऐसा लग, जब भी फील हुआ कि मार्केट बढ़ सकता है तब भी लोगों ने थोड़ा खरीदा, और जब भी लोगों को लगा कि नहीं शेयर कंपनी बंद हो जाएगा तब भी लोगों ने क्या कर दिया, शेयर को छोड़ दिया। आप देख सकते हो लास्ट 1 मंथ में इसका डाउन ग्रेडेशन देख सकते हो, ठीक है। ये 126 से एकदम नीचे, जब जब फीलिंग आता है कि नहीं कुछ गोइंग कंसर्न को लेके डाउट है, बिजनेस बंद नहीं हुआ, बिजनेस अभी भी चल रहा है, ठीक है। किंगफिशर एयरलाइंस जैसे विजय माल्या का कंपनी वो बंद हो चुका है। एग्जैक्टली, यू हैव टू अंडरस्टैंड। हाँ सर बोलो, कोई कुछ कह रहे हो क्या? हेलो, ऐसा लगा सर कोई क्वेश्चन था क्या किसी का? मेरा आवाज क्लियर है आप लोगों से? Yes, sir. Yes. ओके सर, ठीक है, ठीक है। आपका क्वेश्चन अगर होगा तो मैं फिर से बात करूंगा सर, डोंट वरी। अच्छा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द assumption that the enterprise is going concern and will continue in operations for the foreseeable future. Hence, it is assumed that the enterprise has neither the intention nor the need to liquidate or curtail materially the scale of its operation. If such an intention or need exists, अगर ऐसा intention और need exist करता है, financial statement may have to be prepared on a different basis, and if so, the basis used needs to be disclosed. The valuation of assets of a business entity is dependent on these assumptions. बिजनेस का जो वैल्यूएशन है ना, वो इस पे डिपेंड करता है कि अगर कोई बिजनेस, सिंपल आपको ही मैं बताऊं ना, कि अगर मानो कि आपका बिजनेस में ग्रोथ है, सपोज आपने आपके घर के सामने एक ग्रोसरी स्टोर ओपन कर लो सर, एक सिंपल सा ग्रोसरी स्टोर ओपन कर लो। मैं आपको वैल्यूएशन के बारे में बात करता हूँ। हम लोग सुनते हैं ना सर बिजनेस का वैल्यूएशन, बिजनेस का वैल्यूएशन। जैसे जोमेटो का वैल्यूएशन पे अभी बात चल रहा था ना, तो चलो जोमेटो के वैल्यूएशन के बारे में ही मैं बात करता हूँ। आप भी मानो कि ऐसे ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी आप भी चालू किए, ठीक है, ऐसा डिलीवरी कंपनी आप भी चालू किए, तो कोई बात नहीं, जोमेटो का वैल्यूएशन देखते हैं और आपको मैं बताता हूँ वैल्यूएशन होता क्या है इन सिंपल। जोमेटो वैल्यूएशन, जोमेटो का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ के आसपास का बोला गया है। एक सेकेंड,
मुझे कहाँ जाना चाहिए? विकी में जाने से शायद मिल जाएगा। दीपेंद्र गोयल का कंपनी है। नेट इनकम, रेवेन्यू, नेट इनकम माइनस पे है। वैल्यूएशन के बारे में, वैल्यूएशन के डेटा मुझे करेंटली मिल नहीं रहा है। अगर मिल जाएगा तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। जब जब कैपिटल इनफ्लो होता है तब तो वैल्यूएशन बढ़ता है। अच्छा ठीक है, चलो मैं जो सिंपल वे में समझाने का कोशिश कर रहा था, सिंपल वे में बताता हूँ। सपोज आप अपने घर के दुकान में एक ग्रोसरी शॉप ओपन किया, ठीक है, तो अब ये बिजनेस गोइंग कंसर्न है कि नहीं है, ये कैसे पता चलता है सर? मानो कि आपका ये जो ग्रोसरी शॉप है, ठीक है, कौन सा वाला ग्रोसरी शॉप लोगे? चलो ये वाला ग्रोसरी शॉप ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रोसरी शॉप आपने आपके घर के सामने ओपन किया, अब ये ग्रोसरी शॉप कल आपने सोचा कि भाई शॉप को बेच दोगे, क्या करोगे सर? ये इनका ओनर सोच रहा है कि दुकान को बेच देगा, तो बेचने के टाइम पे आपको ज्यादा दाम चाहिए कि कम दाम चाहिए? आपको क्या लगता है जब भी दुकान को बेचने का बात कम आता दाम, है? कम दाम में नहीं नहीं, जो सेल करेगा वो क्या चाहेगा? ज्यादा दाम, जो खरीदेगा वो खरीदेगा कम दाम। हाँ, जो सेल करेगा उसको हाई प्राइस चाहिए और जो बाई करेगा उसको लो प्राइस चाहिए। एंड नाउ जब इसका वैल्यूएशन क्रिएट होता है, आप एक चीज मुझे बताओ, अगर ये दुकान बंद नहीं होगा, ठीक है, दुकान अभी चलेगा, गोइंग कंसर्न में है, तो इस पर्टिकुलर ग्रोसरी शॉप का अगर मार्केट प्राइस मान के चलते हैं, इसका दुकान वगैरह अपना ही है, पूरा का पूरा स्टोर एकदम रोड साइड में है, अच्छा सेल होता है, ठीक है, आप देख सकते हो बिजनेस में दम है, तो ऑलमोस्ट इसका प्राइस आ चुका है सर 80 लाख के आसपास, ठीक है। अब मानो कि बिजनेस गोइंग कंसर्न है तो 80 लाख का है, लेकिन अगर ये बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है, किसी और को सेल करना चाहता है, मतलब बिजनेस में वो ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में अगर बिजनेस का जो दाम प्रीमियम में 80 लाख का मिल रहा था, तो अगर बिजनेस में गोइंग कंसर्न नहीं रहेगा, तो क्या तब भी बिजनेस को 80 लाख मिलेगा मार्केट का वैल्यूएशन? क्या लगता है आप लोगों को? मतलब जिस बिजनेस में दम नहीं होगा उस बिजनेस पे कोई 80 लाख देगा? नो सर, हाँ, वो उसका वैल्यूएशन नो कम सर, होगा कि नहीं होगा? आप लोगों को बात समझ आ रहा ये है कि सर कम नहीं? हो जाएगा। कम हो जाएगा, इस तो सर हार्डली 40 लाख या 50 लाख में सेल हो सकता है, हाँ, डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यूएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग प्लेस, और शॉप है एक एरिया में तो कुछ तो दाम मिलेगा उसको, ठीक है। लेकिन एक रनिंग बिजनेस का जो वैल्यूएशन होता है ना, एक भीड़ क्राउडेड एरिया में, ठीक है, उसका वैल्यूएशन एक अलग होता है जो ग्रोथ में रहते हैं। तो एग्जैक्टली सर, वैल्यूएशन गोइंग कंसर्न पे डिपेंड करता है। अगर आपके बिजनेस पे दम है तो बिजनेस पे वैल्यूएशन रहेगा, और अगर आपके बिजनेस पे दम नहीं है तो फिर इस बिजनेस पे वैल्यूएशन नहीं रहेगा, सिंपल बात है, ठीक है। अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न है तो बिजनेस पे वैल्यू है, और अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है तो बिजनेस का वैल्यू ऑटोमेटिक गिर जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है। तो एग्जैक्टली गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कितना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ में या फिर बिजनेस की डे टू डे लाइफ में, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है। सर कैलकुलेशंस करके कुछ बताता हूं सर। वैल्यूएशन ऑफ एसेट ऑफ a business entity is independent on these assumptions. Traditionally, accountants follow historical cost in majority of the cases. जो अकाउंटेंट होते हैं वो ट्रेडिशनल लेवल पे हिस्टोरिकल कॉस्ट से काम करते हैं, मतलब पुराने दाम पे ही वो हिसाब लगाते हैं। बट सर पुराना दाम और न्यू दाम में ना फर्क होता है सर, कैसे? वेट सर, सपोज मिस्टर एक्स, ये एक इंसान है, अपना एक मशीन परचेज किया फॉर हिज बिजनेस, 5 लाख उन्होंने पे किया, आउट ऑफ 7 लाख इन्वेस्टेड बाय हिम, टोटल 7 लाख का इन्वेस्टमेंट था, उनमें से 5 लाख मशीन पे खर्चा किया। सर क्या मशीन? सर देखते हैं, कुछ भी मशीन ले लेंगे आगे। ही आल्सो पेड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस 70,000, मतलब वो पर्टिकुलर मशीन को बिजनेस में लाने के लिए उन्होंने 70,000 का इंस्टॉलेशन चार्जेस लाया, मतलब लगाया और ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया। इफ ही स्टिल विलिंग टू कंटिन्यू द बिजनेस, हिज फाइनेंशियल पोजीशन विल बी एज फॉलोज। मतलब अगर ये इस पर्टिकुलर बिजनेस को मिस्टर एक्स कंटिन्यू करना चाहता है, तो उस बिजनेस का वैल्यूएशन क्या हो सकता है? सर आपको मैंने शायद पहले भी बोला था, फिर से बता रहा हूँ सर, एक स्पेशल बिजनेस आइडिया मेरे दिमाग में बहुत दिनों से घूम रहा है, और वो भी आज के डेट में इंडिया में इसका बहुत मतलब क्रेज है सर। पिज्जा वेंडिंग मशीन के बारे में मैंने कभी बोला था आप लोगों को? यस पिज्जा सर, वेंडिंग मशीन, सर, ठीक है, ऑलरेडी जापान वगैरह में, यूएस वगैरह में बहुत चलता है, इंडिया में भी थोड़ा बहुत चालू हुआ है, बट नॉट वेरी पॉपुलर, अभी भी उतना भी पॉपुलरिटीज नहीं आया है। तो अगर आप ऐसा कुछ अगर चाहो ना अपने स्मॉल टाउन्स में, इवन बिग सिटीज में भी, कोई टाउनशिप एरिया में आप स्टार्ट कर सकते हो। आई थिंक न्यूटन वगैरह में है, मैंने उतना एक्सपीरियंस अभी तक कोलकाता में किया नहीं, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते टाइम मिलता कब है, ठीक है सर।
तो ये देखो सर, ये काइंड ऑफ पिज्जा वेंडिंग मशीन है, ठीक है। तो ये पिज्जा वेंडिंग मशीन आप बेसिकली परचेस करोगे, तो मान के चलते हैं कि सर आपके पास 7 लाख है, सर क्या आ जाएगा? हाँ सर, 3-4 लाख में पिज्जा वेंडिंग मशीन आ जाता है। हाँ, बड़ा छोटा वो डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड कि बड़े मशीन होंगे, कुछ इस तरह का होगा ना सर, ऐसे जैसे एटीएम में होता है ना, ऐसा ही आप क्लिक करोगे, क्या क्या चाहिए, टॉपिंग वगैरह दोगे, ठीक है, और फिर पिज्जा बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये एक अच्छा आइडिया है। अभी थोड़ा कोरोना सिचुएशन जब आई होप कि 2-3 साल में ठीक हो जाएगा, फिर से ये सब मार्केट में दम आ जाएगा सर। तो पॉइंट इज दैट कि आपने 7 लाख आपके पास है, टोटल कैपिटल आपके पास 7 लाख है, और आउट ऑफ 7 लाख आपने 5 लाख इन्वेस्ट कर दिया पिज्जा मशीन में, और इस मशीन को घर में लाना और उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और उसको इंस्टॉलेशन करने में आपको और 70,000 रुपया लग गया, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में आपका अकाउंटिंग पोजीशन कैसा होगा, ठीक है। आप जस्ट फील करो कि आप एक पिज्जा वेंडिंग मशीन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। अच्छा है सर, एकदम बढ़िया है। आज के डेट में और एक बिजनेस भी बहुत बढ़िया चल रहा है, वेजिटेबल स्पेशल ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रोइंग। दो हस्बैंड एक हस्बैंड वाइफ, क्या बोलते हैं, एक कपल्स बेसिकली, उन्होंने मैंगो ग्रो किया और एक मैंगो का प्राइस आया सर 2 लाख। जानते हो आप लोग, मैंगो प्राइस 2 लाख, खबर मिला है किसी को? यस सर। हाँ मिला है खबर, अरे बढ़िया है। मैंगो प्राइस, हाँ बोल साक्षी। ये साक्षी को क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ओके, देखो सर, मैंगो प्राइस 2 लाख, ऐसा कुछ मैंगो बनाया, वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो, ठीक है। अब पता नहीं कैसे बना दिया, ऑलमोस्ट एक मैंगो का प्राइस आ गया ऑलमोस्ट 2.7 लाख के आसपास, ठीक है। अब आई डोंट नो इतना दाम क्यों हुआ, इतना मैंने अभी तक रिसर्च नहीं किया, बट बहुत सारे रीजंस है इसके पीछे, हो सकता है कुछ स्पेशलिटीज होगा। तो जो मर्जी करो सर, बिजनेस बहुत सारे चीजों में कर सकते हो। चलो सर, हम लोग अपना पिज्जा वेंडिंग मशीन के एग्जाम्पल्स में ही रहते हैं, अच्छा रहेगा। सर आप एक साथ इतना सारा चीज बता देते हो ना, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। अच्छा सर ठीक है, ज्यादा चीज नहीं बताऊंगा। अरे सर कहानी बताता हूँ, इतना क्या है। अच्छा, तो फिर कैपिटल, अब देखो बैलेंस शीट देखने में कैसा होगा, जैसे बैलेंस शीट आप लोगों ने जो लोग एकदम स्टार्टिंग में क्या बोलते हो इसको, अकाउंटिंग इक्वेशंस वगैरह सीखे थे, उस टाइम पे भी मैंने बैलेंस शीट सिखाया था। और मैम के पास अगर फाइनल अकाउंट्स किया है, अगर बाद में करेगा तो भी बैलेंस शीट सीख जाओगे, ठीक है। तो कैपिटल, आपका बैलेंस शीट में 2 साइड होता है, एक आपका लायबिलिटी साइड, एक आपका एसेट साइड। अब कैपिटल आपका क्या होता है, लायबिलिटी साइड में होता है, बिकॉज बैलेंस शीट का एक साइड में हम लोग लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखते हैं। इवन अगर आप लोगों ने जर्नल लेजर और अकाउंटिंग इक्वेशंस का क्लास किए होंगे तो आप लोगों को पता है सर कि लायबिलिटी, कैपिटल को लायबिलिटी में क्यों लिखा जाता है, ठीक है। जिन लोगों का मिस है मैं उनके साथ शेयर करूंगा, ऐसे नताशा के साथ मुझे शेयर करना है, मुझे याद है जॉयदीप के साथ, ठीक है, मैं बाद में देखता हूँ उसको। तो बेसिकली पॉइंट इज दैट कैपिटल को लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है, और ये आप लोग जानते हो। तो बैलेंस शीट में कैपिटल आ गया सर 7 लाख का। सर एसेट कितने का हो गया सर? सर मशीनरी हो गया 5,70,000 का। सर इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड करना चाहिए, हाँ सर, इंस्टॉलेशन आपका मशीन की कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा। तो आपने टोटल 5 लाख, मतलब आपने अगर 5 लाख का मशीन लाया और 5 लाख के मशीन पे इस काइंड ऑफ 30,000 के मोबाइल है, और उसमें जो केसिंग लगाया वो है 1,000 का, तो आपका मोबाइल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 30,000 या 31,000? हम लोग 31,000। है ना, 31,000। 31,000 ना, 30,000 के मोबाइल में 1,000 का केस लगाया उसका सेफ्टी के लिए, तो फिर आपका मोबाइल का कॉस्ट 31,000 एग्जैक्टली। मशीनरी 5 लाख का और 70,000 का कैरिंग कॉस्ट एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो मशीन का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 5,70,000। पॉइंट टू बी नोटेड सर, हाँ। एंड आपके पास कैश कितना बचा हुआ है? आपके पास कैश बचा हुआ है 1,30,000। तो आपका बैलेंस शीट टैली हो गया ना सर, और बैलेंस शीट टैली हमेशा करेगा। अगर कुछ गड़बड़ हिसाब में नहीं हुआ तो बैलेंस शीट टैली करेगा ही सर, बिकॉज अल्टीमेटली कैपिटल से ही एसेट बनता है, मतलब लाइबिलिटी से ही कैपिटल लाइबिलिटी क्यों है? बिकॉज कैपिटल ओनर ने देता है। कैपिटल कौन देता है? बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो ये मिस्टर एक्स का बिजनेस है, मिस्टर एक्स का बिजनेस अलग और मिस्टर एक्स अलग। तो दिस इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस कि वो अपने ओनर को अपना कैपिटल वापस करे, ठीक है। तो जो कैपिटल मिस्टर एक्स ने अपने बिजनेस पे लगाया, ये मिस्टर एक्स का बिजनेस का लाइबिलिटी है कि वो अपने ओनर को ये 7 लाख रिटर्न बैक कर पाए, ठीक है। दैट इज द रीजन कैपिटल को लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है।
बहुत लोगों के मन में सवाल चलता है, सर कैपिटल तो मिस्टर एक्स का खुद का पैसा है, ये लायबिलिटी क्यों हुआ, ये थोड़ी ना किसी को देना पड़ेगा। मतलब इस काइंड ऑफ एक मतलब मेंटेलिटी नॉर्मली स्टूडेंट्स के मन में चलता है। इसके लिए सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझा, और उस कॉन्सेप्ट के तहत आपने जाना कि कैपिटल को लायबिलिटी इसलिए समझा जाता है बिकॉज बिजनेस एक एंटिटी कॉन्सेप्ट में बनता है, बिजनेस का ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। इसलिए जो कैपिटल मिस्टर एक्स ने बिजनेस पे इंक्लूड किया है, ये कैपिटल बिजनेस का लायबिलिटी है कि वो अपने ओनर को ये कैपिटल वापस करें। दैट इज द रीजन कि कैपिटल को लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। एंड सारा का सारा लायबिलिटी से ही आपका एसेट बनता है। आपने कैपिटल डाला तो आपने मशीनरी के लिए खर्चा किया और आपके पास बाकी अमाउंट कैश में पड़ा हुआ है, तो बैलेंस शीट टैली क्यों नहीं करेगा? बैलेंस शीट टैली हमेशा करेगा। जब नहीं करता है हम सस्पेंस बनाते हैं, वो अलग बात, आपको मैं बाद में उसके बारे में बात करूंगा कि सस्पेंस अकाउंट क्या है और किस तरह से सस्पेंस बना के, अरे सस्पेंस का मतलब भी समझ सकते हो ना कि कुछ तो इधर उधर हो गया बट हमें पता नहीं है कि भाई क्या करना चाहिए। तो इसीलिए अगर हिसाब सही है तो सस्पेंस का जरूरत भी नहीं होता। ओके, नाउ इफ ही डिसाइड टू बैक आउट एंड डिजायर्स टू सेल द मशीन, अब इस मूवमेंट में अगर वो सोचते हैं कि मैं मशीन को बेच दूंगा, मतलब बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करूंगा, पिज्जा वेंडिंग मशीन में मुझे मार्केट नजर नहीं आ रहा है, सर ने बोला था कि पिज्जा वेंडिंग मशीन का मार्केट होगा बट मुझे नहीं लग रहा है, तो इट में फेच मोर देन और लेस देन 5,70,000, कुछ भी हो सकता है ना। सपोज मानो कि मैंने मन्नान को बोला, मन्नान बड़ा खुश हुआ था, हाँ मन्नान तो बड़ा खुश हुआ था पिज्जा वेंडिंग मशीन का बिजनेस के लिए। अब मन्नन ने अपना जो टाउन है एग्रा टाउन इज नियर दीघा सर, ठीक है, एग्रा टाउन में मन्नन ने अपना ये पिज्जा वेंडिंग मशीन एक अच्छा कॉर्नर पोजीशंस पे रख दिया, ठीक है, मार्केट पोजीशंस में जहां पर स्पेशली टेक फ्रेंडली स्टूडेंट्स लोग आने जाना करता है, ट्यूशंस वगैरह है, स्कूल कॉलेजेस वगैरह है, वहां पर अच्छा चलने का चांसेस है, तो एग्रा टाउन में उसने लगाया। बट ओपन करने के बाद मन्नन को फीलिंग हो रहा है कि नहीं नहीं इतना कुछ मार्केट इसका है नहीं, मेरा बेकार हो गया, सर का बात सुन के मैंने एकदम फंस गया, ठीक है। तो किसी का बात सुन के थोड़ी ना करना चाहिए, खुद के एनालिसिस से करना चाहिए। जो भी हो, सजेशन तो दुनिया देते हैं बट करना तो आपको पड़ेगा। हाँ सर, सजेशन आपको दुनिया में बहुत मिलेगा बट करना आपको है। ओके तो पॉइंट क्या है सब, तो जब मन्नन को लग रहा है कि नहीं मशीन में दम नहीं है, लेकिन अपना सोविक भी बड़ा मजा ले रहा था। सोविक, तुझे क्या लगता है बारुईपुर में चलेगा क्या? यस सर। हाँ, अरे बस, तो मन्नन से एग्रा से बारुईपुर आ जाएगा और सोविक इसके लिए, तो मन्नन ने इसको परचेस किया था कितने में, 5,70,000 में। तो अब मार्केट प्राइस 1-2 साल हो गया, अब इसका मार्केट प्राइस चला गया सर ऑलमोस्ट 8 लाख के आसपास, किसी कारण से हो गया, इंपोर्ट करना पड़ता है, तो एग्जैक्ट मार्केट प्राइस 8 लाख है। बट सोविक को पता है कि मन्नन ने खरीदा था एग्रा में, वो उसका दुकान था पिज्जा वेंडिंग का, तो सोविक बोल रहे हैं मन्नन को भाई मेरे को बेच दे इसको, तो मन्नन भी इसका फायदा ले लिया। तो मन्नन बोल रहे हैं कि ठीक है भाई 5,70,000 में बेचा था तो मैं कम से कम 6.5 लाख में तो तुम्हें बेचूंगा, अगर तुम रियल मार्केट से लेने जाओगे तो 8 लाख का खर्चा पड़ेगा, तो भी सोविक को 1.5 लाख का सस्ता पड़ेगा। अब 1.5 लाख भी इंपॉर्टेंट होता है एक न्यू कमर बिजनेसमैन के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। तो यहाँ पर मन्नन ने थोड़ा ज्यादा दाम में बेच दिया, बट हो सकता था कि अगर अच्छा कस्टमर नहीं मिलता, अगर सोविक जैसा क्रेजी कस्टमर, मतलब क्रेजी कस्टमर नहीं मिलता, सोविक थोड़ा क्रेजी है ना, बिकॉज सोविक को बिलीव है कि भाई बारुईपुर में चलेगा, एग्रा में नहीं चला तो क्या बात है, बारुईपुर इज वेरी क्लोज टू कोलकाता, इवन बारुईपुर इज इवन कोलकाता आज के डेट में, तो बारुईपुर सोनारपुर एरिया में चलेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर कोलकाता का कल्चर है, एग्रा थोड़ा कोलकाता से दूर है, तो इसलिए हो सकता है कि वहाँ का लोग ज्यादा ट्रेडिशनल है, पिज्जा में उतना इंटरेस्ट नहीं रखा, बट क्लोज टू कनेक्टेड टू कोलकाता एरिया में शायद वो वाला बात आ जाए, और यहाँ का जो भी बच्चे लोग हैं स्कूल कॉलेज गोअर्स है, उनको शायद पिज्जा में वो दिलचस्पी आ जाए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर, इट्स एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द मार्केट, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द सिनेरियो। तो हो सकता है कि मन्नन को 5,70,000 से ज्यादा मिले या कम मिले, सो हिज फाइनेंशियल पोजीशन शुड बी डिफरेंट। इफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज टेकन, इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इन द शॉर्ट रन इज इग्नोर्ड। अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट लेंगे तो शॉर्ट रन में इसका वैल्यूएशन को इग्नोर कर सकते हैं। The concept indicates that assets are kept for generating benefit in future, not for the immediate sell. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बताते हैं कि एसेट को कोई भी सेल करने के लिए नहीं खरीदा, मतलब मन्नन ने जो ये अपना एसेट पे मशीनरी पे क्या था, पिज्जा मशीन जो उसने खरीदा है, क्या पिज्जा मशीन बेचने के लिए खरीदा है मन्नन ने? टेल मी सर, क्या मन्नन का पिज्जा मशीन का बिजनेस करना चाहता था क्या? नहीं ना, वो पिज्जा बेसिकली पिज्जा बना के बेचना चाहता था।
तो पिज्जा मशीन बेचने का इरादा से वो नहीं आया था। द कॉन्सेप्ट इसीलिए इंडिकेट करता है दैट एसेट्स आर केप्ट फॉर जनरेटिंग बेनिफिट इन फ्यूचर, नॉट फॉर इमीडिएट सेल। ठीक है, इमीडिएट सेल के लिए आपने एसेट को नहीं खरीदा है। करंट चेंज इन द एसेट वैल्यू इज नॉट रियलाइजेबल एंड सो इट शुड बी काउंटेड, इट शुड नॉट बी काउंटेड। मतलब अगर इमीडिएट सेल में कुछ वैल्यूएशन आपको मिलेगा, जैसे मन्नन ने अगर इमीडिएटली 5,70,000 का मशीन को अगर 6 लाख में भी बेचेगा या फिर 5,70,000 का मशीन को 5 लाख में बेचेगा, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज इमीडिएट सेल बिजनेस का इरादा ही नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इस मुद्दे पे बनता ही नहीं है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बिजनेस का आगे लेके जाने के लिए कम से कम 2-4 साल का आगे का सोचना है, फ्यूचर बेनिफिट के लिए सोचना है। तो इसलिए करंट चेंज इन द एसेट वैल्यू इज नॉट रियलाइजेबल एंड सो इट शुड नॉट बी काउंटेड। इसको कभी नहीं काउंट किया जाता। आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि हो सकता है कि इस पर्टिकुलर मशीन को अभी बेच के ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है गोइंग कंसर्न के लिए, बिकॉज गोइंग कंसर्न फ्यूचर बेनिफिट पे बना हुआ है, गोइंग कंसर्न इमीडिएट कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है ही नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड सर व्हाट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एंड गोइंग कंसर्न के बेसिस में बिजनेस का लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन डिपेंड करता है। बोलो सर, क्या गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस हेलो, सर। यस ओके सर। तो फिर मैं आगे मूव ऑन करता हूं और आपको और इंटरेस्टिंग फैक्ट में बताता हूं सर। चलो सर, कॉस्ट कॉन्सेप्ट में बात करें। अभी गोइंग कंसर्न के अंदर आपको कॉस्ट के बारे में एक नजर आया था, है ना, कि मिस्टर एक्स मतलब बेसिकली ट्रेडिशनल जो अकाउंटेंट्स है वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट बिलीव करते हैं। ट्रेडिशनली अकाउंटेंट्स फॉलो हिस्टोरिकल कॉस्ट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। अब यही कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट सर। कॉस्ट कॉन्सेप्ट आप देखो और मजा लो इसका, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? By this concept, the value of an asset is to be determined on the basis of historical cost. अच्छा, historical cost मतलब पुराना जो दाम में मैंने लिया था वही दाम इंपॉर्टेंट है। सर कैसे? सर वेट करो सर, सर पहले कहानी को बनाने तो दो, कहानी सुनो तो पहले, फिर सवाल करना। सर हम लोगों ने तो सवाल किया ही नहीं, आप खुद ही बोल दिए, सॉरी सर। इन अदर वर्ड्स, एक्विजिशन कॉस्ट ऑल्दो देयर, अच्छा मतलब बेसिकली हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब जिस पर्टिकुलर प्राइस पे मैंने कभी मशीन को परचेज किया था, मैंने कभी लैंड या बिल्डिंग को परचेज किया था, चाहे आज से 10 साल पहले हो सकता है, 100 इयर्स बैक भी हो सकता है, इट्स डिपेंड, ठीक है। Although there are various measurement bases, accountants traditionally prefer this concept in the interest of objectivity. When a machine is acquired by paying 5 lakh following cost concept, the value of the machine is taken as 5 lakh. अगर आप 5 लाख से मशीन खरीदोगे तो फिर वैल्यूएशन क्या है आपके बिजनेस में मशीन का? 5 लाख। It is highly objective and free from all bias. Obviously, other measurement bases are not so objective. Current cost of an asset is not easily determinable. Obviously, किसी भी चीजों का करंट कॉस्ट डिटरमाइन करना इतना इजी नहीं होता। इफ द एसेट इज परचेस्ड ऑन 1st of January 1995, पॉइंट टू बी नोटेड सर, एक एसेट परचेस कर रहे हो 1st of January 1995 को, एंड सच मॉडल इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, और वो मॉडल अभी मार्केट में अवेलेबल है नहीं, it becomes difficult to determine which model is the appropriate equivalent to the existing one. I hope you understand. मतलब अगर कोई मॉडल मैंने 1195 में खरीदा था किसी भी मशीन्स का या किसी भी कार का, पर आज की डेट में वैसा वाला कार 2021 में अवेलेबल ही नहीं है, 2021 में सिमिलर मॉडल अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर आप इक्विवेलेंट प्राइस डिटरमाइन करोगे कैसे कि अगर आज के डेट में सिमिलर कार होता तो क्या दाम होता? इट्स मुश्किल हो जाएगा ना सर, बिकॉज 95 वाला मॉडल आज के डेट में है नहीं, तो फिर सिमिलर मॉडल मार्केट में नहीं होगा, तो इसका प्राइस मार्केट में क्या चल सकता है इसके बारे में आपको पता कैसे चलेगा? इसके बारे में आपको पता कैसे चलेगा? तो इक्विवेलेंट रेट जो है किसी भी मशीन्स का, किसी भी कार का, किसी भी एसेट का, ये डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है, ये डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है। सो वेट, नाउ it becomes difficult to determine which model is appropriate equivalent to the existing one. Similarly, unless the machine is actually sold, जब तक ये 1195 वाला मशीन मतलब हम लोग सेल ना कर दे तब तक समझ में नहीं आएगा कि भाई इसका क्या वैल्यूएशन है। तो जब सेल कर दे तो उससे क्या बोलते हैं सर? सेल करने के बाद हमें जो मिलता है दैट इज कॉल्ड रियलाइजेबल वैल्यू, कि भाई सेल करके हमें जो मिलता है दैट इज कॉल्ड रियलाइजेबल वैल्यू। भाई कितना मुझे रियलाइज हुआ एसेट को सेल करके, मेरा पुराना ही मशीन था, मेरा पुराना एसेट था, बट उसको आज के डेट में बेच के मुझे कितना मिला, दैट इज द रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू विल गिव ओनली अ हाइपोथेटिकल फिगर, मतलब जो भी होगा अच्छा हो सकता है। हाइपोथेटिकल मतलब
आपको लग रहा है कि अच्छा 1195 में आपने सपोज मानो ये पिज्जा वेंडिंग मशीन का ही बात ले लेते हैं, पिज्जा वेंडिंग मशीन आपने 95 के टाइम पे था क्या उस टाइम पे? हाँ हो सकता है जापान वगैरह में, ठीक है, हाईली टेक्नोलॉजिकल एरिया है, तो 95 में आपने 5 लाख में पिज्जा वेंडिंग मशीन खरीदा था, पर 2021 में सिमिलर काइंड ऑफ मशीन अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपने इस 5 लाख का मशीन को आज के डेट में 7 लाख में बेचा, तो क्या जरूरी है कि वो 7 लाख का एक्चुअल वैल्यू है आज के डेट में? बिकॉज सिमिलर मशीन तो मार्केट में अवेलेबल है नहीं, तो 2021 में अगर सिमिलर मशीन अवेलेबल नहीं है, सिमिलर मॉडल अवेलेबल नहीं है, तो ये जज करना मुश्किल है। बट फिर भी आपको जो रियलाइज हुआ, आप क्या बोलोगे कि भाई यही दाम होगा इसका, बट जो भी आप सोच रहे हो दैट्स अ हाइपोथेटिकल फिगर, मतलब ये बस आप हाइपोथेसिस मतलब एक इमेजिनेशन कर सकते हो, या फिर आप सोच सकते हो कि हाँ ऐसा ही हो सकता है। लास्टली, प्रेजेंट वैल्यू बेस इज हाईली सब्जेक्टिव बिकॉज टू नो द वैल्यू ऑफ द एसेट वन हैज टू चेज द अनसर्टेन फ्यूचर। एसेट का वैल्यू समझने के लिए आपको अनसर्टेन फ्यूचर में, मतलब जिस फ्यूचर के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है उसको चेज करना पड़ता है। जैसे आज के डेट में जोमेटो को लेकर बड़ा बार बार चर्चा चल रहा है, जैसे राकेश झुनझुनवाला द फेमस एस इन्वेस्टर, आप लोग जानते हो इंडिया का सबसे फेमस इन्वेस्टर्स, इनका कहना है कि जोमेटो में पैसा लगाना बेकार है, मतलब ये झुनझुनवाला का अप्रोच है, बट सबका नहीं। राकेश झुनझुनवाला का कहना है कि ये जोमेटो टाइप का जो भी कंपनी है, इस पे अभी इससे बेहतर कंपनी उनके पास है, ठीक है। राकेश झुनझुनवाला, एक सेकंड सर, मैं जस्ट न्यूज दिखाता हूँ आपको, मतलब ये सब सब्जेक्टिव मैटर है, सब अलग अलग तरह से सोच सकते हैं, सब अलग अलग तरह से सोच सकते हैं। इनका मानना है कि जोमेटो जैसे बिजनेस में, ये देखो क्या लिखा है, ये देखो ये खबर आया था, बिग बुल राकेश झुनझुनवाला सेज दैट ही वुड नॉट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स लाइक जोमेटो एंड टेस्ला बिकॉज इनको मतलब ऐसे इस तरह का टेक से भी कंपनीज जो है इन पे इनको ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं लगता, ठीक है। ये इनका मानना है, जरूरी नहीं कि इसका ऐसा मानना हमारा भी हो या आपका भी हो, इनका अप्रोच इनके जैसा, हमारा अप्रोच हमारे जैसा, बट सर ये सब्जेक्टिव है, वही मैं बोल रहा हूँ कि कौन सी चीज का वैल्यू कौन क्या कितना करेगा, ठीक है, इट्स डिपेंड, ठीक है। क्या बोलते हैं सर, what I is very important, at what price I buy the most important, let Zomato be worth 99,000 crore and Tesla $6 trillion, I am not going to buy these stocks, वाला शेयर, मतलब इनका मानना है कि मैं इस तरह का शेयर मतलब नहीं करूंगा, बट ये इनका मानना है वैल्यूएशन कितना भी ज्यादा हो जाए वो सेल मतलब वो बेसिकली इन्वेस्ट नहीं करेगा ऐसे कंपनीज में, तो सब्जेक्टिवली डिटरमाइन है ना, अनसर्टेन फ्यूचर है, ठीक है, फ्यूचर अनसर्टेन है, तो वैल्यूएशंस भी सब्जेक्टिव वे में डिटरमाइन होता है, इट्स अ रियलिटी, इट्स अ हार्डकोर रियलिटी। हाउएवर कुछ स्पेशल एरिया, बात सुनो, हाउएवर द कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्रिएट्स ए लॉट ऑफ डिस्टोर्शन, आपके दिमाग में भी ना कुछ डिस्टोर्शन जरूर चालू हो गया होगा, तो क्या डिस्टोर्शन है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस, सर महंगाई समझते हो आप लोग, हेलो जल्दी बोलो, इन्फ्लेशन या महंगाई, बंगाली में हम लोग Yes. बोलते हैं मूल्य वृद्धि, हाँ बंगाली में हम लोग बोलते हैं मूल्य वृद्धि, मतलब चीजों का दाम बढ़ जाना, ओके, चीजों का दाम बढ़ जाना। से फॉर एग्जांपल आप अपने पापा को या घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जस्ट आस्क देम कि वो जब आप जैसे थे तो कितने रुपए में ट्रेन में चढ़ते थे, कितने रुपए में बस में चढ़ते थे, जस्ट आस्क देम, वो कोई आपको बोलेगा, इवन अगर कोई किसी के घर में दादाजी कोई है या फिर कोई भी दादू ठाकुमा या फिर जो भी नाना नानी जो भी है, उनको बोलना, वो बोलेगा हम तो 10 पैसा में चढ़ लेते थे, 10 पैसा में बस पे चढ़ लेते थे। आज के डेट में 10 टका कम से कम आपको देना पड़ेगा, 10 रुपीज एटलीस्ट, ठीक है, यू हैव टू पे 10 रुपीज या 10 टका, इन बंगाल हम लोग टाका बोलते हैं, तो 10 टका या 10 पैसा, कहाँ 10 पैसा था अब 10 टका हो गया कम से कम बस का भाड़ा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये क्या, और कुछ दिन बाद 20 टका हो जाएगा, 20 रुपीज हो जाएगा बस का फेयर, डोंट वरी, मिनिमम फेयर। तो बेसिकली कहना ही है कि इन्फ्लेशन इज देयर, और हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 8 to 9% एवरेज इन्फ्लेशन रहते हैं। ऐसे कंट्री वाइज इन्फ्लेशन का डेटा आई विल शो यू, वेट कर जाओ कि इन्फ्लेशन किस तरह से एसेट का कॉस्ट को मतलब समय के साथ साथ चेंज कर देता है। तो इन एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस व्हेन प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज गो अप ऑन एन एवरेज एक्विजिशन कॉस्ट लॉसेस इट्स रेलेवेंस, मतलब आप क्या दाम में परचेज किए थे वो मतलब उसका जो रेलेवेंसी है ना वो कोई मतलब नहीं रखता। फॉर एग्जाम्पल पीस ऑफ लैंड परचेज इन 1195 2000 may cost 1 lakh as on 1/1/2020. So if the accountant makes valuation of asset at historical cost, the accounts will not reflect the true position. सर एक सिंपल बात बोलते हैं, जो लोग कोलकाता के बारे में जानते हो,
आई होप कोलकाता के बारे में सभी कोई थोड़ा बहुत जो कोलकाता से है वो ज्यादा जानते होंगे, जो कोलकाता से नहीं है वो भी ज्यादा जानते होंगे। इवन आजकल तो पाकिस्तानी लोग कोलकाता के बारे में बहुत इंटरेस्टेड है। मैं देख रहा था यूट्यूब में एक ग्रुप बना है, मतलब कोलकाता के ऊपर बहुत सारा वीडियो बना रहा है पाकिस्तान से बैठे बैठे। मतलब उनको कोलकाता के बारे में, स्पेशली न्यू टाउन के बारे में बहुत दिलचस्पी है। न्यू टाउन कोलकाता, सर जस्ट टेल मी, आज से 20 इयर्स बैक क्या था न्यू टाउन में? 20-30 इयर्स बैक, 20-30 इयर्स बैक न्यू टाउन में क्या था सर? हाँ सर, ये जो न्यू टाउन एरिया है ये अभी इंडिया का, एक स्पेशलिटी बता दूं सर आप लोगों को, ये अभी इंडिया का नंबर 1 ग्रीन सिटी है। ठीक है, नंबर 1 ग्रीन सिटी। मतलब यहाँ पर जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कॉन्सेप्ट बना हुआ है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अभी इंडिया का सबसे बेस्ट ग्रीन सिटी के हिसाब से, ठीक है, स्मार्ट सिटी नहीं, ग्रीन सिटी, मतलब एनवायरमेंटल वाइज न्यू टाउन सीरियसली बहुत ही सुंदर बनाया गया है। इवन इंडियन गवर्नमेंट का एक ग्रीन प्रोजेक्ट का एक डिपार्टमेंट है, उनके हिसाब से न्यू टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन प्रोजेक्ट के हिसाब से सबसे बेस्ट है। दिस इज हाउ न्यू टाउन लुक लाइक। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मॉडर्न सिटी के हिसाब से न्यू टाउन अपने आप को, हाँ सर, सीरियसली बहुत ही सुंदर हिसाब से इन्होंने बनाया। अब पॉइंट इज दैट सर, कि पॉइंट क्या है? पॉइंट एकदम सिंपल है कि आज से 30 इयर्स बैक न्यू टाउन में जमीन का क्या वैल्यू था? अगर किसी के पास 1 कट्ठा जमीन भी कोई लेना चाहता था या 1 डेसिमाइल जमीन, तो क्या दाम में मिलता होगा? हाँ सर, हो सकता है कि 1 लाख 2 लाख में मिल गया होगा 30-40 इयर्स बैक, बट आज के डेट में 1 कट्ठा जमीन लेना है तो कम से कम करोड़ों खर्चा करना पड़ेगा। हाँ सर, मोर देन करोड़, यस और नो? यस सर। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना? तो पॉइंट इज दैट अगर आप अपनी अपना बिजनेस का ऑफिस आपका न्यू टाउन में, से फॉर एग्जांपल, और वो भी आप 30-40 इयर्स बैक ही न्यू टाउन में ऑफिस खरीदा था। अब आप मुझे बताओ कि 30 इयर्स बैक जब आपने न्यू टाउन में लैंड परचेस किया था, तब आप अपने बैलेंस शीट में क्या करते थे? बैलेंस शीट ऐसे ड्रॉ करते थे और बैलेंस शीट में शो करते थे, बैलेंस शीट में आप एसेट साइड में शो करते थे, दिस इज योर एसेट साइड, एंड यू से दैट कि फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आपने लैंड का वैल्यू दिखाते थे 1 लाख। लेकिन सर अगर आप आज भी इसका वैल्यू 1 लाख दिखाओगे तो क्या ये ट्रू पोजीशन दिखाएगा आपको? टेल मी सर। नो सर। समझ रहे हो ना सर? तो एग्जैक्टली तो अकाउंट्स को भी फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंटेंट को भी फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ेगा। अगर ट्रू पोजीशंस नहीं शो होगा तो फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यूज करने का क्या मतलब है ना? हिस्टोरिकल कॉस्ट ओके, इट्स इंपॉर्टेंट, बट कई बार हिस्टोरिकल कॉस्ट आपके लिए 2000 का जमीन का वैल्यू 1 लाख का वैल्यू में बदल गया एक 1 जनवरी 2020 को। So if accountant makes valuation of asset at historical cost, the account will not reflect the true position. So historical cost based accounts may lose comparability. Mr. X invested 1 lakh in machine on 1/1/1995, which produces 50,000 cash inflow during the year 2020. जो 1 लाख का मशीन उन्होंने 95 में परचेस किया था, वो मशीन से उनको एनुअली 50,000 का कैश का इनफ्लो मतलब इनकम हो जाता है। जहां पर मिस्टर वाई ने इन्वेस्ट किया था 5 लाख इन ए मशीन 2005 में, जिससे उनको 50,000 का कैश इनफ्लो हो जाता है। मिस्टर एक्स अर्न एट द रेट 50% while मिस्टर वाई अर्न एट द रेट 10%. Who is more efficient? Since the assets are recorded at the historical cost, the results are not comparable. Results are not comparable because मिस्टर एक्स का परचेस किया हुआ है 95 में 1 लाख के हिसाब से, मिस्टर वाई का परचेस किया हुआ है 5 लाख पे 2005 में। मिस्टर एक्स को रिटर्न जनरेट करता है 50%, मिस्टर वाई को जनरेट करता है 10%। तो क्या ये कॉम्पेरेबल है सर? नहीं सर, हिस्टोरिकल कॉस्ट में वैल्यूएशन सेम नहीं होता, तो कॉम्पेरेबल करना मुश्किल हो जाता है। उपाय है सर हिस्टोरिकल, इसीलिए जो लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स कर चुके हो, ठीक है, या फिर आगे करोगे, ठीक है, तो आप लोग फिर से वहां पर रिवैल्यूएशन करना सीखोगे। किसी ने किया है पार्टनरशिप अकाउंट्स, वहां पर रिवैल्यूएशन करना सीखे होंगे, है ना? अगर पार्टनरशिप किए हैं तो आप सीखोगे वहां पर रिवैल्यूएशन करना, और रिवैल्यूएशन की बेसिस में रिजर्व बनाना पड़ता है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे बात करेंगे सर। तो पहले तो आप बैकग्राउंड समझ लो कि क्यों रिवैल्यू करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कि नियम है और कर दिए, अरे नियम क्यों बनाया गया, लॉजिक है उसके पीछे, मन मर्जी कुछ नहीं होता, सब लॉजिक के बेस पे होता है। मेनी एसेट डू नॉट हैव एक्विजिशन कॉस्ट। अब बहुत सारे एसेट तो एक्विजिशन कॉस्ट भी नहीं होता, जैसे कि
आपको अगर आपकी फैमिली से कुछ मिलता है तो क्या आपको उसको एक्विजिशंस का खर्चा देना पड़ता है? सपोज न्यू टाउन का जो ऑफिस का एरिया है वो आप 1 लाख का छोड़ो, आपने अपने दादाजी से लिया था, आपका दादाजी का पुराना जमीन था न्यू टाउन में, आप समझ रहे हो क्या? आपका दादाजी का पुराना जमीन था न्यू टाउन में, तो क्या आपने 1 लाख खर्चा किया कि नील? नहीं किया सर। नहीं किया ना। तो अगर आपका दादाजी का जमीन था तो फिर आपने कुछ खर्चा नहीं किया, बट फिर भी उसका वैल्यूएशन आज के डेट में 1 करोड़ है ना? तो हिस्टोरिकल कॉस्ट तो नील भी हो सकता है। एग्जैक्टली, मेनी एसेट्स डू नॉट हैव एक्विजिशन कॉस्ट। अच्छा, ह्यूमन एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज, ये भी तो एक है। ह्यूमन एसेट्स हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन एक बहुत बड़ा एसेट्स होते हैं। द कॉस्ट कॉन्सेप्ट फेल्स टू रिकॉग्नाइज सच एसेट्स। तो ह्यूमन एसेट्स क्यों? बिकॉज सर कंपनी तो चलता है गुड मेंटेन, मतलब बेसिकली क्वालिटी माइंड के ऊपर डिपेंड करके, क्वालिटी माइंड एंड क्वालिटी ब्रेन, दैट इज ऑल अबाउट अ बिजनेस। जिनके पास क्वालिटी माइंड है और जिनके पास क्वालिटी ब्रेन है वही बड़ा से बड़ा कंपनी बना सकता है। लेकिन ह्यूमन एसेट्स के बारे में अकाउंट्स अभी भी चुप है सर, अकाउंट्स अभी कुछ बोल नहीं पाता, बिकॉज ह्यूमन एसेट्स का एक्विजिशन कॉस्ट क्या हो सकता है इसके बारे में सब चुप। अभी तक अकाउंट्स इसका कोई किनारा नहीं ढूंढ पाए, इवन इकोनॉमिक्स कुछ किनारा नहीं ढूंढ पाए प्रॉपर वे में, ठीक है? तो इसको भी अकाउंट्स में हिसाब करना मुश्किल है। मतलब ये बेसिकली क्या है, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट का कुछ प्रॉब्लम है। Many other controversial issues have arisen in financial accounting that revolves around the cost concept, which will be discussed at the advanced stage. However, later on we shall see that in many circumstances the cost convention is not followed. See conservatism concept for an example, which will be discussed later on this unit. चलो conservatism concept में बात करेंगे, ठीक है? ये cost concept एक तरह का conservatism concept के साथ मैच कर जाते हैं। तो क्या है आपको आगे बताता हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट का अपना कुछ प्रॉब्लम है, बट कॉन्सेप्ट इज देयर, ठीक है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका भी है। लेकिन बिफोर दैट एक बार रियलाइजेशन के बारे में बात कर लिया जाए सर। हाँ सर, क्या रियलाइजेशन के बारे में बात कर लिया जाए? ओके सर, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में 2 मिनट बात कर ले। रियलाइजेशन क्या है? इट क्लोजली फॉलोज द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लोजली फॉलो करता है। Any change in value of an asset is to be recorded only when the business realize it. जब बिजनेस रियलाइज करेगा तभी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। When asset is recorded at its historical cost of rupees 5 lakh and even if its current cost is 15 lakh. Historical cost 5 लाख है, बट आज के दिन में कॉस्ट इसका 15 लाख है। Such changes is not counted unless there is certainty that such changes will materialize. सर मतलब सर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, just wait and watch. However, accountant follow more conservative path. अकाउंट्स हमेशा कंजर्वेटिव पथ फॉलो करते हैं। कंजर्वेटिज्म में फिर से बात करेंगे, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट आएगा, बट कंजर्वेटिव पथ क्यों फॉलो करते हैं? कंजर्वेटिव पथ क्यों फॉलो करते हैं? दे ट्राई टू कवर ऑल प्रोबेबल लॉसेस, बट डू नॉट काउंट एनी प्रोबेबल गेन। बिजनेस में जो अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है, इनको लॉस से चिंता है, इसलिए वो लॉस को कवर करना चाहता है, बट उनको क्या गेन होगा फ्यूचर में इसके बारे में वो ज्यादा सोच के अकाउंट्स का हिसाब करना पसंद नहीं करता। दैट इज टू से इफ अकाउंटेंट एंटिसिपेट डिक्रीज इन वैल्यू दे काउंट इट। अगर उनको लगता है कि फ्यूचर में वैल्यू गिरेगा तो उसको काउंट करेगा, बट इफ देयर इज इंक्रीज इन वैल्यू दे इग्नोर इट अंटिल इट इज रियलाइज्ड, जब तक वो मिलता नहीं है। इकोनॉमिस्ट आर हाईली क्रिटिकल अबाउट द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिस्ट के साथ यहाँ पर अकाउंटेंट का झगड़ा है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि नहीं, आपको रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में ये जो नेगेटिविटी है, ये जो कंजर्वेटिज्म है, इसको आपको फील करना चाहिए। मतलब आप हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते हो कि आपका फ्यूचर में वैल्यू गिरेगा, अब ऐसा क्यों नहीं सोचते कि फ्यूचर में वैल्यू बढ़ेगा? अकॉर्डिंग टू देम, आपको मैं बताता हूँ, एग्जांपल्स देखोगे अभी समझ जाओगे कि सर ये अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में झगड़ा कैसे है। अकॉर्डिंग टू देम दिस कॉन्सेप्ट क्रिएट्स वैल्यू डिस्टॉर्शन एंड मेक्स अकाउंटिंग मीनिंगलेस। किसको लगता है? इकोनॉमिस्ट को लगता है, बट अकाउंटेंट ये बात अभी भी सुना नहीं है, ठीक है? सर कैसे? देखो अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स का झगड़ा देखो सर, मिस्टर एक्स ने परचेस किया पीस ऑफ लैंड 1195 में। मिस्टर एक्स ने एक पीस ऑफ लैंड परचेस किया 1 जनवरी 95 को, कितने में? 2000 के। इट्स करेंट मार्केट वैल्यू 1,02,000। ऑन 31 December 2020 शुड द अकाउंटेंट शो द लैंड एट 2000 फॉलोइंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट? 2020 के बैलेंस शीट में क्या वो लैंड को 2000 में शो करेगा फॉलोइंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट and ignoring 1 lakh value increase since it is not realized? If he does so, the financial position would be, देखो सर बैलेंस शीट कैसे देखने में लगेगा? कैपिटल 2000 का, लैंड खरीद के रखा 2000 का,
It is not proper to show it is in the following manner. It is not proper to show it in the following manner. अब बैलेंस शीट कैसे देखने में होना चाहिए? देखो कैपिटल 2000 का लैंड का वैल्यू है 1,02,000 का, अनरियलाइज्ड गेन कितना है 1 लाख का। अनरियलाइज्ड गेन कितना है, मतलब अभी भी रियलाइज नहीं हुआ बट गेन हो सकता है। ओके, लैंड 1,02,000, कैपिटल 2,000, अनरियलाइज्ड गेन, इसको लायबिलिटी साइड में शो करना पड़ेगा बिकॉज ये रियलाइज नहीं है। तो जब तक रियलाइज नहीं है तब तक ये मेरा लायबिलिटी है, इस तरह का। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अल्टीमेटली ये जो 1 लाख का वैल्यूएशन है ये आपको अनरियलाइज साइड में दिखेगा। तो 1,02,000 टैली तो होगा, बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अकाउंट्स को प्रॉब्लम ये है कि अकाउंट्स इसको इसलिए मेंटेन नहीं कर पाता बिकॉज आपने अभी तक लैंड बेचा नहीं है, जब बेचोगे तब मिलेगा। तो इसलिए अकाउंट्स इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाता। नाउअडेज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट हैज बिकम वाइडली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस। यस सर, आप अकाउंट, आप कंपनी अकाउंट्स करोगे, आप एनपीओ करोगे, आप पार्टनरशिप करोगे, आप वहां पर देखना रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। When the change in value is of permanent nature, value change होना एक नेचर परमानेंट नेचर है। Accountant adjust such value change through creation of revaluation capital reserve. जब आप लोग और एडवांस लेवल में पढ़ोगे मैम के पास तब आप देखोगे ये सब बन रहा है। क्यों? उसके पीछे रीजन है। Thus the going concern, cost and realization concept gives the valuation criteria. ये जो तीनों कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक है, वन इज गोइंग कंसर्न, वन इज कॉस्ट एंड थर्ड इज रियलाइजेशन। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्या बताता है सर? वैल्यूएशन क्राइटेरिया बताते हैं। क्या क्राइटेरिया बताते हैं सर? वैल्यूएशन क्राइटेरिया बताते हैं। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली आपको वैल्यू करना सीखना है। ठीक है, तो अकाउंटेंट थोड़ा सा नेगेटिव वे में सोचता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसीलिए ये अकाउंट, ये देखो सर, पुराने जमाने का बैलेंस शीट होता तो क्या होता? ठीक है, ऐसा होना चाहिए था ना, कैपिटल 2000 का, लैंड 2000 का। बट प्रॉब्लम क्या है, ये 31/12/2020 में ये जो लैंड 2000 का लैंड है इसका करेंट मार्केट वैल्यू 1,02,000 है। अकाउंटेंट का मानना है कि इसका मार्केट वैल्यू 1,02,000 का है, बट क्या मुझे रियलाइजेशन हुआ? हाँ सर? नहीं नो सर। सर। तो अकाउंट का मानना है कि रियलाइज होगा तो मैं मान लूंगा, बट जब तक रियलाइज नहीं हो तब मैं कैसे मान लूं कि ये 1,02,000 का लैंड है? आप समझ सकते हो? तो इसीलिए इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया गया। अब तुम लैंड का वैल्यू 1,02,000 कर सकते हो, बट कैपिटल, इसका मतलब ये तो नहीं ना कैपिटल भी 1 लाख हो जाएगा, नहीं। तो इसको आप लोग इस तरह से सोचोगे, अनरियलाइज्ड गेन होगा बट हुआ नहीं है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज 1 लाख अनरियलाइज्ड गेन के हिसाब से कैपिटल साइड में शो होगा। जो आपका पूंजी बनेगा फ्यूचर पे, बट अभी तक बना नहीं है, बट फिर भी दिस इज अनदर वे रिवैल्यूएशन करने का। ओल्ड मेथड में ये होता, बट फिर भी ओल्ड मेथड आपको ट्रू पिक्चर नहीं दिखाता, ये आपको ट्रू पिक्चर दिखा रहा है। समझ में आया सर? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट गड़बड़ कैसे हो रहा है, बहुत ही साइंटिफिक वे में एक एक बातों को कहा जा रहा है सर। अगर आप अकाउंट्स का बैकग्राउंड को समझोगे तो अकाउंट्स में मजा आ जाएगा सर। ठीक है, पर अगर बैकग्राउंड को नहीं समझोगे तो अकाउंट्स बोरिंग लग सकता है। ठीक है, सिर्फ डेबिट क्रेडिट इज नॉट ऑल अबाउट अकाउंटेंसी, इट्स मोर देन डेबिट क्रेडिट, इट्स मोर देन पीएल बैलेंस शीट, बहुत कुछ है इसके अंदर। कोशिश करोगे तो समझ में जरूर आएगा। ओके, अच्छा, ये डुअल एस्पेक्ट, ये तो आप लोग जानते ही हो डुअल एस्पेक्ट क्या है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मतलब सर अकाउंटेंसी बोला जाता है ना सर, डबल एंट्री बुक कीपिंग। हाँ सर? यस सर। अकाउंटेंसी का दूसरा नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग क्यों कहा जाता है? बिकॉज एवरी, मतलब इवेंट का दो एस्पेक्ट्स होते हैं। ऐसे ये न्यूटन का थर्ड लॉ पे बेस है ना। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, कोई मुझे बता सकता है सर? न्यूटन का एवरी थर्ड लॉ, एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एग्जैक्टली, ये हर डेबिट का क्रेडिट होता है ना सर? हर डेबिट का एक क्रेडिट होगा और हर क्रेडिट का एक डेबिट होगा। ये जो डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट, डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट, ये बेसिकली इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में बेस है, दैट इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसीलिए अकाउंट्स में डेबिट का क्रेडिट करना पड़ता है और क्रेडिट को डेबिट करना, मतलब क्रेडिट के बेसिस में एक डेबिट होना चाहिए और डेबिट के बेसिस में एक क्रेडिट भी होना चाहिए। इसी, हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाह रहा है, मुझे लगा ऐसा है। कोई सवाल तो कर सकते हो, है सर? कोई सवाल किसी के मन में?
सर आप सबको आवाज आ रहा है ना सर? Yes, sir. समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ओके सर, चलो सर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट में आपके सामने सर 8 अलग अलग बातें हैं, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? Yes, sir. 8 अलग अलग बातें दिखाई दे रहा है ना? एक बार गो थ्रू करो सर इसको, एक बार गो थ्रू करो। मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा, बाकी पॉइंट आप घर में खुद करोगे। देखो एक बार, इस पर्टिकुलर में आपके सामने 8 अलग अलग पॉइंट है। क्या पॉइंट है? कहते हैं सर द कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज कोर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज 2 एस्पेक्ट। इट इंक्रीज वन एसेट एंड डिक्रीज अदर एसेट्स। इट इंक्रीज एन एसेट एंड साइमल्टेनियसली इंक्रीज लायबिलिटी। जो लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशंस करके रखा स्टार्टिंग एरियाज में, बेसिक्स के क्लास में, उनको थोड़ा सुविधा मिलेगा। जिन्होंने नहीं किया वो मेरे से एक बार अकाउंटिंग इक्वेशंस का क्लास फिर से मांग के देख सकते हो। It increase one asset and decrease other assets. It increases an asset and simultaneously increases liability. It decreases one asset and increases another asset. It decreases one asset, decreases liability. Alternatively, it increases one liability, decreases other liability. 6 point बता रहा है सर, it increases a liability, increases an asset. It increases liability, increases other liability. It decreases liability, decreases an asset. सर क्या है, कुछ समझ में नहीं आया? अरे रुको सर, समझ में तो आ जाएगा, बट समझने वाले बात करेंगे तब ना समझ आएगा। ऐसे ही यामी यामी दुनिया में कुछ होता नहीं है, हर चीज के पीछे रीजन होता है। तो रीजन तो मैंने अभी तक समझाया नहीं आपको। तो ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें आपको ये एग्जांपल्स को बताना पड़ेगा। एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स आपको क्या बता रहा है सर? एक बैलेंस शीट देके रखा आपको। क्या देके रखा? बैलेंस शीट देके रखा। और इस बैलेंस शीट में आपको क्या बताया जा रहा है? बैलेंस शीट के अंदर आपको कैपिटल बताया गया, बैंक लोन, अदर लोन। सर ये सब आपका क्या है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। एंड दिस इज योर एसेट साइड। तो कैपिटल आपका 1,50,000 का, बैंक लोन 75,000 का एंड अदर लोन 75,000 का। आपने मशीनरी खरीद के रखा 2 लाख का एंड आपका कैश है 1 लाख का। तो कुल मिला के आपका बैलेंस शीट एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड 3 लाख पे मैच किया। नाउ पॉइंट इज दैट आपके सामने एक ट्रांजैक्शन देके रखा। क्या है ट्रांजैक्शन? न्यू मशीन इज परचेज पेइंग 50,000 इन कैश। आपने एक न्यू मशीन खरीदा, जिसका एक न्यू मशीन आपने परचेज किया जिसके लिए आप 50,000 इन कैश पेमेंट किया। A new machine is purchased for 50,000 on credit. Cash is to be paid later on. अलग अलग केसेस है। न्यू मशीन परचेज किया 50,000 इन कैश। सेकेंड पॉइंट बता रहे हैं न्यू मशीन परचेज क्रेडिट पे, कैश इज टू बी पेड ऑन लेटर ऑन। कैश पेड ऑन रीपे, कैश पेड टू रीपे बैंक लोन टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000। रेज्ड बैंक लोन रुपीज 50,000 टू पे ऑफ अदर लोन। इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस, ये जो ट्रांजैक्शंस है इसका इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज इन वैल्यू एंड डिक्रीज इन कैश बैलेंस बाय 50,000। पॉइंट ए बता रहा है सर, इंक्रीज इन दी वैल्यू मशीन वैल्यू एंड डिक्रीज इन दी कैश बैलेंस बाय 50,000। अब आपको करना क्या है? आपको करना क्या है अब वही मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। देखो सर, आपके सामने अलग अलग पॉइंट क्या बता रहा है। पहला पॉइंट बता रहा है सर, इंक्रीज इन मशीन वैल्यू एंड डिक्रीज इन कैश बैलेंस बाय 50,000। देखो सर पॉइंट को समझो। पॉइंट ए मतलब ये जो पॉइंट ए है, मशीन आपने परचेज किया 50,000 कैश से। अब इस पे इसके ऊपर डिपेंड करके आपका जो बैलेंस शीट है, दिस इज ओरिजिनल बैलेंस शीट, ये ओरिजिनल है। अब इसी ओरिजिनल का क्या चेंजेस होगा हर ट्रांजैक्शन के बेसिस में, ये आपको फाइंड आउट करना है। जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट रीड किया, ये ओरिजिनल बैलेंस शीट में क्या चेंजेस आएगा। न्यू मशीन परचेज किया 50,000 कैश में, तो आपको क्या लगता है कि अगर आपने न्यू मशीन परचेज किया तो आपके यहाँ पर क्या चेंजेस आएगा? बताओ सर। मशीनरी 2,50,000 हो जाएगा और कैश 50,000। मशीनरी प्लस 50,000 हो जाएगा और कैश -50। कैश माइनस 50,000 हो जाएगा। अगर ऐसा होगा और बाकी कैपिटल, बैंक लोन, अदर लोन में कुछ चेंजेस? नो सर। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बैलेंस शीट एंड एसेट सेम ही रहेगा, मतलब टोटल वैल्यूएशन सेम रहेगा? यस सर। चलो देखते हैं। देखो
आपका टोटल बैलेंस शीट का वैल्यूएशन में चेंजेस नहीं आए, बट सर सिनारियो बदल गया है, बिकॉज आपके न्यू मशीन आने के कारण 2,50,000 पे 50,000 का एसेट ऐड चुका है, और कैश आपके पास 1.5 लाख का था, बट 1.5 लाख में से आपका 50,000 कैश चला जा गया। 1.5 लाख का था ना सर, 1 लाख चला गया है, तो 1.5 लाख में से 1 लाख चला गया, तो आपका कैश कितना हो गया 50,000 में। क्या मैं सही बोला कि गलत बोला? सर कैश 1 लाख था, 50,000 चला गया। अच्छा, कैश 1 लाख था, 50,000 चला गया, सॉरी सर, 1 लाख का कैश था, 50,000 चला गया, तो 1 लाख में से 50,000 अगर माइनस कर दोगे तो पड़ा कितना रहेगा 50,000। तो अल्टीमेटली 2 लाख 50 3 लाख, और इधर में तो नो चेंजेस, लेकिन अल्टीमेटली आपका टोटल बैलेंस शीट में कोई चेंजेस नहीं है। तो ये रहा आपका पहला बैलेंस शीट का चेंजेस। ये कौन सा 2 पॉइंट को टैली किया बोलो तो? ये 1 और 3 पॉइंट को टैली किया। इट इंक्रीजेस वन एसेट एंड डिक्रीजेस अदर एसेट, मतलब आपका मशीन का वैल्यूएशन इंक्रीज किया और आपका कैश का वैल्यूएशन डिक्रीज किया, ठीक है। एंड पॉइंट 3, इट डिक्रीजेस वन एसेट एंड इंक्रीजेस अनदर एसेट्स। 1 और 3 ये दोनों पॉइंट को टैली करवाया। बोलो सर, कुछ समझ में आया? ड्यूअल एस्पेक्ट्स, बोलो। दो जगह में एस्पेक्ट्स हो रहा है, हमेशा एक ट्रांजैक्शन है बट एस्पेक्ट 2 जगह में हो रहा है, यस और नो? यस समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। हाँ सर, फिर से अनदर ट्रांजैक्शन देखते हैं। A new machine is purchased rupees 50,000 on credit. Cash is to be paid later on. बोलो सर, मशीन खरीदा है 50,000 क्रेडिट में, जल्दी बोलो। 50,000 क्रेडिट में मशीन है, कैश अभी नहीं पे करना है, बाद में बोलो। मशीन हो जाएगा 2,50,000 का, और क्रेडिटर में हो जाएगा 50,000। क्रेडिटर में हो जाएगा 50,000 ऐड। क्रेडिटर में ऐड हो जाएगा, मतलब ये अदर लोन में ऐड होगा क्या? तो अलग से क्रेडिटर बना देंगे, क्रेडिटर फॉर मशीनरी। अलग से क्रेडिटर फॉर मशीनरी बना देंगे। कितने का हो जाएगा? 50,000। 50? यस सर। तो फिर टोटल वैल्यूएशन में चेंजेस, ये 2,50,000 और 1 लाख, ये हो जाएगा 3.5 लाख, ये हो जाएगा 3.5 लाख, और ये भी हो जाएगा 3.5 लाख। यस सर। ओके, Yes, चलो sir. देखते हैं विश्वजीत कितना सही बोला है। चलो, यस सर, विश्वजीत एकदम सही बोला है, वेरी गुड सर। अब देख समझ पा रहे हो सर, ड्यूअल एस्पेक्ट्स अगेन, ठीक है। कैपिटल जैसा था वैसे ही है। क्रेडिटर फॉर मशीनरी न्यू, मशीनरी 2 लाख का था, 50,000 ऐड हो गया, इधर न्यू। कैश जैसा था वैसे ही रहेगा। अल्टीमेटली आपका टोटल हो गया 3,50,000, इधर टोटल हो गया 3,50,000। यहाँ पर पॉइंट 2 और 6 टैली किया, ड्यूअल एस्पेक्ट्स का पॉइंट 2 और 6, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर टैली किया, तभी तो अकाउंटेंसी डबल एंट्री है, तभी तो ड्यूअल एस्पेक्ट काम करता है। तो 2 और 6 कैसे काम किया? लुक हियर, इट इंक्रीजेस इन एसेट्स। कौन सा एसेट बढ़ा है आपका? मशीनरी। साइमल्टेनियसली इंक्रीज लायबिलिटी। एक ट्रांजैक्शन आपका 50,000 का लायबिलिटी बढ़ा दिया, और 50,000 में ही आपका एसेट का वैल्यू भी इंक्रीज कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। पॉइंट 6, इट इंक्रीजेस द लायबिलिटी, इंक्रीजेस इन एसेट। यस, मशीनरी 50,000 पे ऐड हुआ और लायबिलिटी भी 50,000 पे इंक्रीज हुआ। बोलो सर, समझ आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। दिस इज हाउ ड्यूअल एस्पेक्ट एक्चुअली वर्क। इसी तरह से ड्यूअल एस्पेक्ट काम करता है। कैश पेड टू रिपे बैंक लोन टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000। कैश पेड टू रिपे बैंक, हाँ बोलो। कैश सर 50,000 माइनस हो जाएगा, और फिर जो मेरा क्रेडिटर फॉर मशीनरी था वो हट जाएगा। कैश 50,000 पे माइनस हो जाएगा, और बैंक लोन क्रेडिटर फॉर मशीनरी था नहीं, कैश पेड टू बैंक रिपे लोन। बैंक लोन। मेरा बैंक लोन सर बैंक लोन 50,000 चला जाएगा। 50,000 में घट जाएगा, हाँ सर। ओके, तो देखो सर क्या खेल होता है। लुक हियर, आपका कैश जो था वो 50,000 में चला गया, बिकॉज आपने लोन पे कर दिया, आपके टोटल जो कैश था वहीं से। तो 1 लाख का था, उनमें से आपने 50,000 कैश निकाल दिए, तो अभी 50,000 पड़ा रहेगा। ओके, अच्छा, बैंक लोन आपके पास 75,000 का था, उनमें से आपने 50,000 रिपे कर दिया, तो 75,000 से 50,000 चला गया, तो पड़ा कितना रहेगा? 25,000। तो आपका बैलेंस शीट देखने में कुछ ऐसा हो जाएगा, 2,50,000। और इस पर्टिकुलर में 4 और 8 पॉइंट टैली किया है, 4 और 8 पॉइंट यहाँ पर टैली किया है। हर ड्यूअल एस्पेक्ट्स आपको कुछ ना कुछ कहता है,
हर ड्यूअल एस्पेक्ट्स आपको कुछ ना कुछ कहता है। तो पॉइंट 4 क्या कहा? पॉइंट 4 आपको कहा कि आपका डिक्रीज ऑन एसेट्स हुआ। यस, कैश आपका कम हो गया एंड आपका लायबिलिटी भी कम हो गया। सिमिलरली 8 पॉइंट आपको क्या कहा? लायबिलिटी डिक्रीज किया, एसेट भी डिक्रीज किया। ठीक है, मतलब आप दोनों एंगल से बोल सकते हो। दिस इज अल्टरनेटिव एंगल। ओके, दिस इज अल्टरनेटिव एंगल। तो आप जिस एंगल से भी देखो एग्जैक्टली हर बार वही न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है, एक एक्शन ले रहे हो, उसका ऑपोजिट या सेम रिएक्शन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। या तो ऑपोजिट देखने को मिल रहा है या तो सेम देखने को मिल रहा है। तो आई होप सर बाकी जो 2 पॉइंट रहा ये आप लोग घर में जरूर एक बार ट्राई करोगे। रेज्ड बैंक लोन 50,000 टू पे ऑफ अदर लोन। चलो ये भी बोल दो फटाफट। तो मेरा बैंक लोन में 1,25,000 हो जाएगा और अदर लोन 25,000 हो जाएगा। बैंक लोन में 1,25,000 हो जाएगा। 50,000 ऐड हो 50,000 जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके, और और अदर लोन में -50,000। अदर लोन में माइनस हो जाएगा 50,000। ओके, बस और कुछ तो नहीं ना? एसेट में कोई चेंजेस नहीं है, एसेट में नो चेंजेस। ठीक है, एसेट में नो चेंजेस। देखो बैंक लोन 1,25,000 का हो गया बिकॉज 50,000 में आपने बैंक लोन बढ़ा दिया। ठीक है, 75 था और अदर लोन 50,000 का था, 75 का था, 50,000 में कम हो गया। तो अल्टीमेटली एसेट में नो चेंजेस, 3 लाख 3 लाख ही रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अल्टीमेटली टैली हुआ, बट आपका 0.5 एंड 7 पॉइंट यहाँ पर मेनली अप्लाई हो गया। 0.5 एंड 0.7। तो 0.5 0.7 कैसे टैली हुआ? 0.5 आपको बताया इट इंक्रीज वन लायबिलिटी। यस सर, आपका बैंक लोन का लायबिलिटी बढ़ गया बिकॉज आपने एक्स्ट्रा लायबिलिटी लिया, और अदर लायबिलिटी में आपका अदर लोन था वो आपका कम हो गया। ठीक है, 0.7 पॉइंट आपको बता रहा है इट डिक्रीजेस लायबिलिटी, इंक्रीजेस अदर लायबिलिटी। एक लायबिलिटी को कम करता है, दूसरे लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो दिस इज हाउ एक्चुअली ड्यूअल एस्पेक्ट्स वर्क। ठीक है, हर केस में अकाउंटेंसी ड्यूअल एस्पेक्ट से ही चलता है। ठीक है, सो एवरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हैज 2 एस्पेक्ट्स। ठीक है, ये एक्चुअली अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट है सर, तभी ड्यूअल एस्पेक्ट बना है, तभी अकाउंट्स को डबल एंट्री बोलते हैं। किताबों के सामने ऐसे ही डबल एंट्री बुक कीपिंग खोल के लिखा नहीं रहता है। डबल एंट्री लिखने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग बहुत सारे किताब के सामने मिलेगा आपको। So every transaction and event has 2 aspects. This gives basic accounting equation: equity plus liability equals to assets and equity equals to asset minus liability. इसके बारे में मैंने सब बोल के रखा है accounting equation में। Equity plus long term liability plus current liability equals to fixed asset plus current assets. Equity plus long term liability equals to fixed assets plus current asset minus current liability, and equity equals to fixed asset plus working capital minus long term liability. डोंट वरी सर, इस इक्वेशंस के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त चर्चा करूंगा। आप लोग घर में ये वाला क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर में जरूर ट्राई करना। आप लोगों के पास नोट्स है, ठीक है, आंसर मत देखना, पहले ट्राई करना। डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशंस, ट्राई करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, खुद से कोशिश करना। आप लोग अभी तक जो भी सीखे हो उसी के बेसिस में बना हुआ है, तो ट्राई बनता है सर। जिनके पास नोट्स नहीं है मुझे बताना, मैं शेयर करूंगा। बाकी सबको मैं ट्राई करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है सर, कोई सवाल है तो करो। आज इतना ही है, बाकी जो कॉन्सेप्ट रहा वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, और जो क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन था वो इलस्ट्रेशन एक बार घर में ट्राई जरूर बनता है। तो समझ में आया कि नहीं आया? बताओ सर, जल्दी बताओ। हेलो? यस सर। यस सर। ओके, सोविक, विश्वजीत का आवाज तो आ ही रहा है। आयुष, Yes, sir. आयुष, मन्नान, नताशा, साक्षी, सोनाली, सृजिता, बताओ सर। ओके यस ओके सर। साक्षी, सृजिता, समझ आया? यस सर, ओके बट सर मेरा ओके। प्रीवियस क्लास छूटा हुआ था इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। हाँ ऑब्वियसली सर, छूटा हुआ क्लास कर लिया करो। ठीक है, अगर छूट गया है, नहीं मिला आपको तो आप मुझे बताओ, मैं शेयर कर दूंगा। सर आप नहीं भेजे हमको। नहीं भेजे? अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा फिर। ठीक है, ओके सर, टाटा फिर। यस सर, बाय सर। ओके टाटा, बाय। बाय নোট सर। একটু আমাকে পাঠাবেন। हाँ